Good morning, students. Today, in the second unit, that is current electricity, we will study its second chapter, that is Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws and potentiometer. Kirchhoff's laws and potentiometer. This is the name of the second chapter of second unit, second B chapter. So first of all, in this chapter we will have the two headings: simple circuits and complex circuits. इलेक्ट्रिक सर्किट्स के ये दो टाइप्स हैं, सिंपल सर्किट्स हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स. सिंपल सर्किट्स किसको बोलते हैं? द सर्किट्स विच कंप्राइजेज ऑफ ओनली वन सेल और बैटरी. जिस इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ एक सिंगल सेल और बैटरी कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल सर्किट. एंड इन दिस सिंपल सर्किट वी कैन यूज ओम्स लॉ फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल टर्म्स. जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं, तो इनको फाइंड आउट हम करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ. लेकिन ये ओम्स लॉ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, जिस सर्किट में एक से ज्यादा सेल्स और बैटरीज कनेक्ट की गई हों, may consists of many circuit elements like resistors, capacitors, inductors. इस कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में एक तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स जैसे होंगे, और सेल्स भी एक से ज्यादा होंगे, मोर देन वन. सच इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल टर्म्स को हम ओम्स लॉ से फाइंड नहीं कर सकते. ये उसका एक ड्रॉबैक है. इट्स द ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ दैट it can only be used to find the electrical terms in simple circuits, while in complex circuits Kirchhoff's laws are given to determine the electrical terms. ठीक है, जो आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं इनमें करंट्स, वोल्टेजेस या और भी जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स रिलेटेड होंगी उनको फाइंड करने के लिए we use Kirchhoff's laws. Okay, so now we will study what are Kirchhoff's law. अब हम ये स्टडी करेंगे Kirchhoff's laws क्या हैं. So the next heading is Kirchhoff's laws. We have two Kirchhoff's laws. The heading is Kirchhoff's laws. So there are two Kirchhoff's laws. दोनों को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. The first law, Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law, also called junction rule. क्या नाम है इसका? जंक्शन रूल. जंक्शन क्या है? बिफोर टेकिंग द जंक्शन रूल, जंक्शन क्या होता है? एक पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स, जनरली जंक्शन हम एक वर्ड यूज करते हैं समटाइम्स, जैसे रेलवे लाइंस के लिए है. तो रेलवे लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन से जहां किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं या जिस पॉइंट से डाइवर्ट होती हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन. तो यहाँ ये जंक्शन वर्ड रेफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए. एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन से या तो करंट मिलते हैं या उस पॉइंट से एग्जिट होते हैं. ठीक है, सो हेयर इन दिस डायग्राम दिस O पॉइंट इज द जंक्शन, जिस पॉइंट पर ये वेरियस करंट्स I1, I2, I3, I4 एंड I5, तो इनमें से कुछ करंट्स हैं जो इस जंक्शन पे आके मिल रहे हैं और कुछ करंट्स हैं जो इस जंक्शन से डाइवर्ट होते हैं, बाहर की तरफ को निकलते हैं. सच ए पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन. तो जंक्शन रूल क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स entering
any point or junction must be equal to all the currents leaving that point. एक पॉइंट पर मिलने वाले या ज्वाइन होने वाले नंबर ऑफ करंट्स का सम उस पॉइंट से एग्जिट होने वाले नंबर ऑफ करंट्स के सम के बराबर होगा. सो द स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? जो करंट्स यहां पर मीट आउट हो रहे हैं I1, I2, I4, ये सभी जंक्शन की तरफ हैं. I1 प्लस I2 प्लस I4, ठीक है ना? ये सभी टूवर्ड्स जंक्शन है. और इस जंक्शन से जो अवे जा रहे हैं करंट्स I5 एंड I3, सो इक्वल्स टू I3 प्लस I5. जंक्शन पे मीट आउट होने वाले करंट्स और जंक्शन से एग्जिट करने वाले करंट्स का सम इक्वल है. ये लॉ की स्टेटमेंट है. तो इनमें से अगर हम I3 I5 करंट को इधर ले जाएं तो इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल्स टू 0. यानी कि एक जंक्शन पे सभी करंट्स का एल्जेब्राइक सम 0 है. ये भी इसका दूसरा स्टेटमेंट है. सिग्मा I इक्वल्स टू 0. दैट इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स. दिस इज द algebraic sum of all the currents meeting at the junction is 0. इस जंक्शन पर मिलने वाले इन सभी करंट्स का टोटल सम 0 होगा. इसमें एक साइन कन्वेंशन भी हम इस सम को करते समय यूज करेंगे. जो करंट्स जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं और जो करंट्स जंक्शन से अवे I5 और I3 अवे है जंक्शन से, तो इनके साथ नेगेटिव साइन है, उसको यूज करते हुए सभी करंट्स का सम करेंगे एंड इक्वल टू 0. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, ये जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. यानी कि जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही टोटल चार्ज जंक्शन से अवे गया है. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. नाउ वी विल टॉक अबाउट किरचॉफ्स सेकेंड लॉ. Kirchhoff's second law. That is loop rule. इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है that is the loop rule. लूप क्या होती है? एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को लूप कहते हैं. A closed electric circuit is called loop. तो सेकेंड लॉ में एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस ऑफ एनी क्लोज्ड पार्ट लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ द EMFs. एल्जेब्राइक सम ऑफ द EMFs एक्टिंग इन दैट पार्ट. यानी कि वो ये कह रहा है कि सिग्मा IR, एल्जेब्राइक सम को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, एक क्लोज्ड पाथ में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्राइक सम किसके बराबर होगा? एल्जेब्राइक सम ऑफ द EMFs इन दैट इलेक्ट्रिक सर्किट. इस बात को हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पर ड्रॉ करके तब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकलता है. ठीक है. सो ABCDEF एक इलेक्ट्रिक पाथ जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स हम लेंगे. ABCDEF. ठीक है. इस तरह से हम इस पाथ में सेल्स और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन बनाते हैं. सो हियर आर 2 और 3 रेजिस्टर्स जो कि इस तरह से कनेक्टेड हैं.
फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह का एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर किया। इट इज द सेल विद ईएमएफ E1, ये सेल ईएमएफ E2 के साथ है, और R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टर्स हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। सबसे पहले तुम फर्स्ट रूल को यूज करते हुए इस सर्किट में करंट कैसे कैसे फ्लो करेगा उसको बनाएंगे। मान लो E1 ईएमएफ वाला जो सेल है ये करंट प्रोवाइड कर रहा है I1, और ये वाला करंट प्रोवाइड कर रहा है I2। तो ये दोनों करंट्स जब जंक्शन F पर आएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर से आता हुआ I1 और इधर से आता हुआ I2। यहाँ बन जाएगा I1 प्लस I2। क्लियर? तो इधर से ये I1 प्लस I2 का सम फ्लो करता हुआ C पॉइंट पर जाकर फिर से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। I1 जिस इलेक्ट्रिक सर्किट से आया था, जिस सेल से, उसी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा, यानी कि I1 अपने उस रास्ते से और I2 इधर से आ जाएगा। ठीक है? इट विल फ्लो थ्रू C to D and then from D to E इधर आता हुआ। ठीक है? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो फर्स्ट रूल से इसको हमने बाइफरकेट किया, सर्किट में करंट कहां कहां कैसे कैसे फ्लो करेगा। नाउ फॉर यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ वी विल कंसीडर डिफरेंट लूप्स। यहां पर हम कंसीडर करेंगे, जैसे सपोज दैट इन लूप ABCFA, यहां से देखिए ABCFA, या फिर आप इधर से ले लो, करंट इस तरफ से जा रहा है तो AFCBA। चेंज कर लेते हैं पाथ को, पाथ हम खुद ही सिलेक्ट करेंगे AFCBA। ठीक है, ये वाला पाथ ले लिया मान लो। तो रूल लगाना है हमने बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। जब हम IR का प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें I करंट के साथ हम साइन कन्वेंशन लेंगे। जो हमारा पाथ है लूप में A to F, हम A से F की तरफ जा रहे हैं, अगर करंट भी इसी डायरेक्शन में है देन इट विल बी टेकन विद पॉजिटिव साइन, और अगर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट उससे अपोजिट आ रहा हो कोई भी किसी भी लूप में, देन इट विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन। तो यहां पर हम A से F जा रहे हैं, करंट और रेजिस्टेंस A से F तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आगे F से C चलते हैं, तो F से C में करंट क्या है I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितनी है R2। ठीक है, ये हो गया IR। प्लस आगे बढ़ते हैं तो यही करंट आगे गया, आगे जाके I1 करंट हुआ B से C, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस कोई नहीं है। आगे चलें फिर B से A में, तो I1 करंट है और R1 रेजिस्टेंस है, सो प्लस I1 R1 इक्वल्स टू, ये तो हो गया सिग्मा IR, इधर का सिग्मा E। तो इसी लूप में जितनी भी EMFs होंगी उन सबका सम, लेकिन यहाँ पर एक ही EMF है दैट इज नेम्ड एज E1, और E1 के साथ प्लस साइन हमने लिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन जो हमने लूप का डायरेक्शन लिया हुआ है, ये जो सेल E1 है ये उसी डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहा है जो हमने लूप का पाथ सिलेक्ट किया है। ठीक है, सो दिस वन ऐसे ही इन लूप और कोई लूप हम कंसीडर करते हैं यहां से FCDEF, हम कोशिश ये करते हैं कि लूप का पाथ हम इस तरह से चॉइस करें कि मोस्टली करंट्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं वही डायरेक्शन हम अपने लूप का लेंगे। लेने को हम यहाँ से CF भी ले सकते थे, लूप CFEDC, लेकिन उसमें थोड़ा हमें साइन कन्वेंशन लगाते समय नेगेटिव साइन की वजह से कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए हम सिंपलिसिटी वाला पाथ रखते हैं। सो मूविंग फ्रॉम F to C में करंट क्या आ रहा है I1 प्लस I2 इंटू R2। ठीक है ना, I1 प्लस I2 इंटू R2, IR हो गया। फिर C से D चलेंगे तो I2 करंट है लेकिन रेजिस्टेंस कोई नहीं है तो इसको लिखते नहीं हम। फिर D to E में चलेंगे तो रेजिस्टेंस R3 और करंट है I2, तो क्या हो गया प्लस I2 R3 और इक्वल्स टू किसके सिग्मा E, ऊपर जो लॉ कह रहा है, तो E इस पाथ में क्या है E2, और इसको भी हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि जो हमने लूप का डायरेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में ये वाला सेल EMF को सेंड करता है, दैट्स व्हाई टेकन विद पॉजिटिव साइन। इज दैट क्लियर? तो ये हैं फर्स्ट एंड सेकंड
लॉज, किरचॉफ्स रूल्स। बेसिक कुछ डिफरेंसेस अगर हम इन दोनों लॉ में देखें तो फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर था, और ये सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो ये ईएमएफ है ये वर्क डन के बराबर होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये भी पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पोटेंशियल, दैट इज आल्सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड रूल है सेकंड, और फर्स्ट रूल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। दोनों की स्टेटमेंट हो जाएगी अपनी अपनी। फर्स्ट का स्टेटमेंट सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 किसी भी लूप पाथ में और जंक्शन के पॉइंट के अक्रॉस, और सेकंड का मैथमेटिकल हो गया सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी डिफरेंस में आ जाएगा। एंड एक और डिफरेंस ये है कि फर्स्ट रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं एक ओपन सर्किट में भी और क्लोज्ड सर्किट में भी। फर्स्ट रूल कैन बी अप्लाइड इन ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सर्किट, whereas the second rule that is loop rule can only be applied to a closed electric circuit। ठीक है, सेकंड रूल को हम एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में ही अप्लाई कर सकते हैं। So these were two Kirchhoff's laws. Now the next topic, हम इसी Kirchhoff's law को यूज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। Wheatstone bridge. So Wheatstone, the name of scientist, and bridge. Bridge means एक ऐसा arrangement है, Wheatstone bridge and arrangement of 4 resistances। ये 4 resistances का एक arrangement है, like इस तरह के स्ट्रक्चर में arrangement of 4 resistances for measuring unknown resistance in terms of other 3 known resistances। एक unknown resistance को फाइंड करने का अरेंजमेंट है, किसकी फॉर्म में? नोन रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस होंगी वो इस तरह से अरेंज्ड हैं। मान लो इसको हम ए बी सी डी नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में पी क्यू ये 2 नॉन रेजिस्टेंसेस हैं। यहाँ जो एक रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू को हम वेरी करते हैं, चेंज करते हैं एक बैलेंस पॉइंट सर्च करने के लिए। बैलेंस पॉइंट अभी डिस्कस होगा क्या होता है बैलेंस पॉइंट। और चौथा रेजिस्टर एस, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है बाकी 3 की फॉर्म में। ब्रिज इसको क्यों नाम दिया जाता है? बी से डी ये जो डायगोनली एक आर्म आ रही है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा के एक की अटैच की जाती है और इसको इधर एंड डी से अटैच किया जाता है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्रिज। ये एक ब्रिज की तरह है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये सारा अरेंजमेंट इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इस चारों रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ये कहें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ से अटैच करते हैं। तो ये है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ, यहाँ पर कोई सेल एंड अ की अटैच कर दी आगे उसके। तो 2 की हो गई अब हमारे पास, एक यहाँ पर हो गई की K1 नाम दे दें इसको, और इसको नाम दे देंगे हम K2। तो स्टेप्स में प्रोसेस को हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में द की K1 इज क्लोज्ड एंड आफ्टर दैट द की K2 इज क्लोज्ड। पहले हम K1 को क्लोज करेंगे फिर K2 को क्लोज करेंगे। वर्किंग कैसे होगी अभी यहाँ पर हमारी, देखिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट करता है। बैलेंस पॉइंट से मतलब वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में इस बीडी आर्म में लगा हुआ ये गैल्वेनोमीटर
पूरे सर्किट को क्लोज किए हुए होने के बावजूद भी, दोनों की K1 और K2 क्लोज की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जब नहीं आती तो उस सिचुएशन को कहते हैं बैलेंस पॉइंट। ठीक है, उसके लिए यहां से थोड़ा अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बैलेंस पॉइंट में एक्चुअली ये चारों ही रजिस्टर जो है वो, इनका जो रेशियो है वो इक्वल रहता है, दे आर प्रोपोर्शनल, P/Q इक्वल्स टू R/S। ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। एट द बैलेंस्ड कंडीशन द 4 रेजिस्टर्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब उनकी जो रेशियो है वो इक्वल रहती है जब बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, बैलेंस पॉइंट को ऑब्टेन कहां से करेंगे हम? इस रजिस्टर R की वैल्यू को हम चेंज करते चले जाएंगे और तब तक चेंज करते रहेंगे, वेरिएशन करते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाती। जब एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड बैलेंस पॉइंट। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज के जो ये स्टेटमेंट है, या ये कहें कि इस बैलेंस पॉइंट की जो कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन, इसको हम प्रूफ दे सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। यहां किरचॉफ्स लॉज का यूज आ जाएगा कि हम कैसे इस बैलेंस पॉइंट वाली कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को प्रूव करना। तो कैसे कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। करंट जो ये सेल देगा, लेट बी नेम दैट एज I, उसको नाम दे दिया I। पॉइंट A पर जाके वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। ठीक है, I1 करंट यहाँ B पॉइंट पर जंक्शन पर जाकर गैल्वेनोमीटर में से जो जाएगा उसको नाम दे दिया हमने IG, और जो इधर गया B से C की तरफ, वो इधर से आया कितना था I1, तो I1 में से IG जो इधर चला गया उसको निकाल के जो बाकी बचा वो ये आ गया I1 माइनस IG। इधर से आया IG और इधर से करंट है I2, तो ये दोनों ही D पॉइंट पर कंबाइन होके टोटल इधर फ्लो करेगा, यानी कि I2 प्लस IG दोनों ऐड होके ये D से C की तरफ जाएंगे। I2 प्लस IG और इधर I1 माइनस IG, तो IG प्लस का और माइनस का कट जाएगा, I1 प्लस I2 रह जाएगा। और I1 प्लस I2 किसके बराबर है? इसके बराबर I। टोटल करंट जो बाहर से A पॉइंट पर आकर डिवाइड हुआ था I1 I2 में, वही टोटल करंट यहाँ पर C पॉइंट पर जाकर बन गया, यानी कि जितना करंट इधर से एंटर हुआ था पूरे सर्किट में फ्लो होता हुआ, वही करंट यहाँ से एग्जिट हुआ I। क्लियर? तो यहां तक तो फर्स्ट रूल किरचॉफ्स का यूज किया हमने सर्किट में करंट के डायरेक्शंस और उसके फ्लो की डायरेक्शन सारी मेंटेन करने के लिए। नाउ सेकंड लॉ का यूज करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। कौन कौन सी लूप हम यहां पर ले सकते हैं वो यहां नेम देते जाएंगे। इन द लूप ABDA, ABDA। ठीक है, ये लूप है। इस लूप में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I1 इंटू P प्लस IG, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है IG, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं कैपिटल G। ठीक है, नाउ यहां से हम जा रहे थे तो डायरेक्शन वही थी करंट की, पॉजिटिव लिया, इसको भी पॉजिटिव लिया, लेकिन जब हम D से A की तरफ आएंगे तो करंट उससे ऑपोजिट है, इसलिए माइनस साइन। करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R, ये होगा सिग्मा IR इक्वल्स टू, इधर सिग्मा E करेंगे हम, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस लूप में, जो ये लूप हमने कंसीडर किया है, इसमें कोई भी ईएमएफ का सोर्स नहीं है, सेल नहीं है, तो ईएमएफ कितनी हो गई? 0। सिग्मा ई की जगह हो गया 0। इज दैट क्लियर? नाउ इसको इक्वेशन 1 कर दो यहां। अब अगली लूप कंसीडर करो। इन लूप BCDB, तो इस लूप में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट B से C चलिए पहले, I1 माइनस IG इंटू कैपिटल Q। ठीक है, B से C में आ गए। अब C से D जब आएंगे तो करंट ऑपोजिट है और वैल्यू है उसकी I2 प्लस IG, माइनस का साइन लगा दिया बाहर, और इंटू S। ठीक है, आगे फिर से D से B की तरफ जाएंगे तो करंट अपोजिट आ रहा है उससे, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G, ये तो क्या सिग्मा IR इक्वल्स टू, यहां भी 0 ही होगा क्योंकि इस लूप में भी कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है। लेट इट एज इक्वेशन नंबर 2।
नाउ एट बैलेंस्ड पॉइंट जब ऑब्टेन होगा तो उस समय सिचुएशन क्या होगी कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना देने का मतलब क्या निकलता है, क्यों नहीं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा? जब बी से डी वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि पॉइंट बी पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पॉइंट डी पर भी पोटेंशियल होगा। सेम पोटेंशियल इस आर्म के दोनों एंड्स पर होगा, तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इट मींस IG की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ एट बैलेंस्ड पॉइंट IG इक्वल्स टू 0, IG की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स क्या बन जाएंगी? I1P, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, माइनस I2R इक्वल्स टू 0। ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में ये वाला फैक्टर IG 0 हो गया, तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, बाकी IG वाला फैक्टर ये 0 और ये भी 0 हो गया, इक्वल टू उधर क्या बचा? 0। ठीक है ना? इस इक्वेशन को हम थोड़ा और इम्प्लाइज कर लें तो I1P इक्वल्स टू I2R, और इधर क्या बन गया? ये Q के साथ क्या था? I1Q इक्वल्स टू I2S। लेट देम एज नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग 3/4 वी गेट क्या मिलेगा? I1P डिवाइड बाय I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। इज इट क्लियर? सो I1 से I1 और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? P by Q इक्वल्स टू R by S, which is the required balanced condition of Wheatstone bridge। तो ये Wheatstone bridge की बैलेंस कंडीशन है जहां से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है। क्या लिखेंगे हम अननोन रेजिस्टेंस को? S नाम है ना उसका, S इज द अननोन रेजिस्टेंस है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। सो दिस वन the formula to find the unknown resistance by using Wheatstone bridge principle। so आज के इस टॉपिक में यहाँ तक ही इस वीडियो लेक्चर में, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।